हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्यायों में हमने प्रतिवेदन क्या होता है, इसके प्रमुख तत्व क्या होते हैं, प्रतिवेदन की प्रक्रिया क्या है, प्रतिवेदन का क्या महत्व होता है, साथ ही साथ इसकी विशेषताओं पर चर्चा की है। आज के अध्याय में हम जानेंगे कि इस प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, भूत और अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन कहा जाता है। यानी कि आप इसे दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या फिर छानबीन करके तैयार की जाती है, वही प्रतिवेदन कहलाती है। अंग्रेजी में इसे रिपोर्ट कहा जाता है। आज के अध्याय में हम इसी प्रतिवेदन के प्रकार के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्रतिवेदन के विषय असंख्य हैं, अनगिनत हैं। कितने विषय हैं? हर विषय पर आप एक प्रतिवेदन तैयार कर सकते हैं। अतः विषय की दृष्टि से प्रतिवेदनों का विभाजन असंभव है, यानी कि वो संभव ही नहीं है। दोस्तों, प्रतिवेदन प्रायः या तो किसी एक व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है या फिर कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जिसके लिए प्रतिवेदन तैयार करने के लिए एक समिति का आयोजन किया जाता है। महेंद्र चतुर्वेदी ने दो प्रकार के प्रतिवेदनों की चर्चा की है। पहला है व्यक्तियों द्वारा प्रतिवेदन और दूसरा है समितियां अथवा उप समितियों द्वारा तैयार प्रतिवेदन। चलिए दोस्तों, जानते हैं व्यक्तियों द्वारा यानी कि एक व्यक्ति द्वारा तैयार प्रतिवेदन। इस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी एक व्यक्ति को प्रतिवेदन तैयार करने का दायित्व सौंपा जाता है, यानी कि इस तरह की रिपोर्ट बनाने का जिम्मा सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर होता है। इस व्यक्ति को प्रतिवेदन तैयार करने के विषय का अच्छा जानकार होना आवश्यक है, यानी कि जिस विषय पर वो प्रतिवेदन लिख रहा है उसके विषय में उसे पूरी जानकारी होनी आवश्यक है। और इस प्रतिवेदन में वह व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित या फिर विद्यार्थी जीवन पर प्रतिवेदन लिख सकता है। दोस्तों, व्यक्तिगत प्रतिवेदन कभी कभी क्या होता है, डायरी का रूप ले लेते हैं, इसलिए ये प्रतिवेदन का श्रेष्ठतम रूप नहीं माना जाता। प्रतिवेदक के लिए आवश्यक है कि वह प्रतिवेदन में घटना या समस्या का पहले उल्लेख करे और उसके बाद उसकी पृष्ठभूमि क्या, उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करे। उसके बारे में, आसपास के बारे में सब कुछ वो जानकारी उसे होनी चाहिए। और फिर वो उसके बाद उसकी वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करे और तभी वो भविष्य की ओर संकेत कर सकता है कि ये इसमें खामियां थी, ये हम इन खामियों को ऐसे दूर कर सकते हैं और भविष्य में हम इसे इस तरह से सही कर सकते हैं। उसे यहाँ दो बातों पर विशेष देना आवश्यक है। प्रथम तो यह है कि इसमें जो भी बातें शामिल की जाए उनको क्रम में लिखा जाए, क्रमानुसार लिखा जाए। क्रम का विशेष महत्व होता है। नहीं तो इससे क्या होगा, यदि क्रम ठीक नहीं होगा तो प्रतिवेदन अनाकर्षक और प्रभावहीन हो जाएगा, उसका कोई महत्व भी नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह है कि उसमें कोई भी ऐसी गोपनीय बातों का जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रतिवेदन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, बहुत जरूरी कागज होता है। व्यापारिक संस्थानों में कई बार आपसी जो प्रतिद्वंदिता है वो चलती रहती है, और यदि एक व्यापारिक संस्थान अपनी व्यापार वृद्धि के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करवाता है और ऐसे में दूसरा संस्थान उसे हथियाने की कोशिश कर लेता है, तो क्या होगा, जो उस व्यापारिक संस्थान की कुछ गोपनीय बातें होंगी, यदि वो गोपनीय बातों का जिक्र उसमें करता है तो वो दूसरे तक पहुंच जाएगी और इससे उस संस्थान को पर्याप्त हानि हो सकती है। प्रतिवेदन को प्रभावी बनाने के लिए उसमें प्रामाणिकता, शोध दृष्टि और भाषा की सरलता, सहजता का होना भी आवश्यक है। तो दोस्तों, ये तो हमने जाना कि व्यक्तियों द्वारा जो तैयार प्रतिवेदन होता है वो कैसे होता है। चलिए अब जानते हैं उप समितियों और समितियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन।
इस प्रकार के प्रतिवेदनों के विषय जो होते हैं वो अपेक्षाकृत गंभीर प्रकृति के होते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गहन विचार करने वाले होते हैं, क्योंकि जिन विषयों के संबंध में यह समझा जाता है कि एक से अधिक व्यक्तियों के सुविचारित मत की आवश्यकता है, यानी कि यहाँ एक व्यक्ति के मत से काम नहीं चलेगा, इसमें एक से अधिक व्यक्ति यदि अपने विचार प्रकट करेंगे तो इस विषय की गहन जानकारी हो सकेगी। तो ऐसे में उसके लिए कोई समिति अथवा उप समिति बना दी जाती है। एक से अधिक जब व्यक्ति होते हैं तो उनके द्वारा जो जांच पड़ताल है वो भी गहन होगी, क्योंकि एक जगह का मुआयना कहाँ तो एक व्यक्ति कर रहा है, कहाँ वो अलग अलग व्यक्ति उसका कर रहे हैं, तो वहाँ उसे सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का पता चल सकता है। निर्णय अधिक सुविचारित होंगे और सब मिलकर जब कोई निर्णय लेंगे, कई व्यक्तियों के निर्णय और अभिमत वो गहन होंगे और अधिक उपयोगी भी होंगे। इस प्रकार के प्रतिवेदनों में तटस्थता अथवा निष्पक्षता की संभावना भी अधिक रहती है, क्योंकि इसमें जितनी भी जानकारी या बातों का दायित्व होता है वो समान रूप से अध्यक्ष, सचिव एवं सभी सदस्यों का होता है। उसके लिए जो समिति बनाई जाती है उसमें जितने भी सदस्य होते हैं सभी का ये दायित्व होता है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि यदि कोई सदस्य अन्य सदस्यों से अपनी बात अलग रखता है, यानी कि भिन्न मत रखता है, तो वो अपनी बात भी दर्ज करा सकता है कि वो क्यों चाहता है कि इस जगह यहाँ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। ऐसी स्थिति में सर्वसम्मत के स्थान पर बहुमत का निर्णय निष्कर्ष अथवा अभिमत माना जाता है, यानी कि कई लोग जब एक प्रतिवेदन तैयार करते हैं तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ व्यक्ति उस जो भी उनका निर्णय होता है उससे सहमत ना हो, तो ऐसे में पहले बहुमत यानी कि बहुत से लोगों का जो निर्णय होता है वो उसमें रखा जाता है, और ऐसी स्थिति में जो अन्य व्यक्ति है उनका जो मत होता है उसे भी सारांश रूप में प्रतिवेदन में लिख दिया जाता है। इस प्रकार का प्रतिवेदन पहले प्रतिवेदन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है, यानी कि व्यक्ति द्वारा तैयार प्रतिवेदन से ज़्यादा ये महत्वपूर्ण माना जाता है। इन प्रतिवेदनों का स्वरूप पत्र के समान नहीं होता, इसे निर्वैयक्तिक शैली में लिखा जाता है। और यहाँ शीर्षक देने के पश्चात संक्षेप में यह भी बताया जाता है कि समिति के अन्वेषण, यानी कि जो उसने खोजबीन की है उसका क्या उद्देश्य था और क्या खोजबीन की गई, कौन कौन से साक्ष्य समिति के सम्मुख प्रस्तुत किए गए, कौन कौन सी गवाही मिली उसको, और उनके संदर्भ में क्या क्या प्रमाण सामने आए, यानी कि जो भी बातें हुई वहाँ पे कि क्या उन्होंने अन्वेषण किया, क्या खोज की, और उसके अलावा जो भी वहाँ साक्ष्य गवाही प्रस्तुत हुई कौन कौन सी, और उन सबको मिलाकर उनका क्या निर्णय निकलता है। और जब तथ्य सुनिश्चित हो जाते हैं तो विचार विमर्श होता है। सभी समिति के लोग बैठकर विचार विमर्श करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और अंत में अपना सार प्रस्तुत करते हैं, और इसके बाद समिति का निर्णय तथा अभिमत प्रस्तुत किया जाता है। बाद में प्रायः अध्यक्ष, सचिव एवं सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। कभी कभी किसी प्रतिवेदन में अध्यक्ष या फिर सचिव के या फिर मात्र अध्यक्ष के हस्ताक्षर भी पर्याप्त मान लिए जाते हैं। ऐसे में सबके हस्ताक्षर नहीं कराए जाते। दोस्तों, व्यक्तियों द्वारा जो प्रतिवेदन और समितियों और उप समितियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों को, यानी कि जो व्यक्तियों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है वो अनौपचारिक प्रतिवेदन भी कहलाता है, और समितियों द्वारा जो प्रस्तुत प्रतिवेदन होता है वो औपचारिक प्रतिवेदन भी कहा जाता है। अनौपचारिक प्रतिवेदनों की तुलना में औपचारिक प्रतिवेदन की भाषा अधिक औपचारिक और सधी हुई होती है तथा उसकी शब्दावली में अपेक्षाकृत अधिक सावधानी बरती जाती है। तो दोस्तों, ये हमने जाना कि प्रतिवेदन के प्रकार कितने होते हैं। व्यक्तियों द्वारा प्रतिवेदन जो एक व्यक्ति तैयार करता है वो प्रतिवेदन, और जिस प्रतिवेदन के लिए समिति या उपसमिति गठित की जाती है उनके द्वारा तैयार प्रतिवेदन, इनमें क्या भिन्नता होती है ये हमने जाना। तो दोस्तों, हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी विषय आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।